आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे वो फर्म के बिजनेस को प्रमोट कर रहे थे और हुआ ये कि इस फर्म ने कुछ चेक डिस्ट्रीब्यूट करे जो कि लेटर ऑन डिसऑनर हो गए। और जो कंप्लेनेंट है उसने जब चेक डिसऑनर की कंप्लेंट फाइल करी तो उसमें आपको भी एक्यूज बना दिया। तो क्या आपकी रिटायरमेंट डीड का कोई वैल्यू नहीं है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एक अपनी पुरानी पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी से पूरी तरह से फ्री हो जाओ। इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं इन व्यू ऑफ द रीसेंट जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ शिवप्पा रेड्डी वर्सेस एस श्रीनिवासन। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन को क्लियरली एड्रेस किया कि लायबिलिटी ऑफ ए रिटायर्ड पार्टनर कब खत्म होगी, किन सर्कमस्टांसिस में एक पार्टनर को रिटायर्ड माना जाएगा और अगर वो रिटायर्ड माना नहीं गया तो क्या लायबिलिटी इन ए चेक डिसऑनर मैटर में उस रिटायर्ड पार्टनर की भी आएगी या नहीं आएगी। तो इन क्वेश्चंस का आंसर समझने के लिए लेट अस गो डीपर इनटू दिस वीडियो। लेकिन इस जजमेंट को समझने से पहले हमने ऑलरेडी रीसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आप उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि जो हम लेटेस्ट जब वीडियोस डालेंगे चेक डिसऑनर के मैटर्स के रिलेशन में तो आपको उन वीडियोस की जानकारी डायरेक्ट मिले। आइए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस जजमेंट की फाइंडिंग्स को सो दैट हम अपने केसेस में अपने अगर आप कंप्लेनेंट हो तो कैसे इसको प्रोटेक्शन ले सकते हो, कैसे इस जजमेंट का यूज कर सकते हो। और अगर आप एक पार्टनर हो और रिटायरमेंट की सोच रहे हो तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है सो दैट आपके ऊपर कल को रिटायरमेंट के बाद unnecessarily liability na raise ho। Let us now go dive deep into this judgment। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस एक कोर डिस्प्यूट जो कि है कि कैन ए पार्टनर रिटायरमेंट डीड ओवरराइड द एनआई एक्ट और नॉट। मोस्टली आप जब रिटायर होते हो तो एक रिटायरमेंट डीड या रिटायरमेंट एग्रीमेंट बांध लेते हो और अपने आप को रिलीव्ड समझते हो। लेकिन क्या वो रिटायरमेंट डीड आपको फ्री रखेगी लाइबिलिटीज फ्रॉम द एनआई एक्ट और नॉट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में हम ये समझेंगे कि डिसिसिव रोल क्या है पार्टनरशिप एक्ट का एंड एनआई एक्ट का, आपस में उनमें क्या रिलेशन है जिसको एक पार्टनर हैज टू यूज सो दैट द रिटायर्ड पार्टनर मस्ट रिमेन फ्री फ्रॉम द लाइबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम ए चेक डिसऑनर्ड मैटर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इस केस में सेटल करी एक रिटायर्ड पार्टनर की लाइबिलिटीज को, वो भी वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड ऑफ द डे जो कंक्लूजन है उस कंक्लूजन में हम कंप्लेनेंट की साइड से भी अंडरस्टैंड करेंगे एंड एज वेल एज फ्रॉम ए रिटायर्ड पार्टनर के पर्सपेक्टिव से वी विल आल्सो ट्राई टू सी कि इस जजमेंट में हमें क्या लर्निंग्स मिल रही हैं। लेट अस नाउ गो एंड अंडरस्टैंड द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द केस। जो बेसिक फैक्ट्स क्या थे, कंप्लेनेंट मिस्टर शिवप्पा रेड्डी थे और जो एक्यूज्ड फर्म थी वो थी एवीएस कंस्ट्रक्शंस और उसके 3 पार्टनर्स थे। लगभग 12 चेक्स जो थे डिसओनर्स हुए थे और उनकी अमाउंट टोटल 12 चेक्स की लगभग 6 करोड़ रुपया थी ड्यू टू स्टॉप पेमेंट के। तो इस केस की लीगल जर्नी को अगर समझें तो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने जब समन्स इशू करे चेक डिसऑनर के केस में टू समन्स किसको इशू हुए, फर्म्स को इशू हो गए एज वेल एज टू दी पार्टनर्स। अब जैसे ही समन टू दी रिटायर्ड पार्टनर जो कि मिस्टर एस श्रीनिवासन हैं उनको भी इशू हुआ तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास चले गए एंड उन्होंने 482 के अंडर क्वैशिंग पिटीशन फाइल कर दी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्वैशिंग पिटीशन अलाउ कर दी इन फेवर ऑफ द मिस्टर एस श्रीनिवासन। तो अब क्वैशिंग पिटीशन अलाउ को चैलेंज करने के लिए जो कंप्लेनेंट मिस्टर शिवप्पा रेड्डी थे वो
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास की क्वेश्चन यही था कि क्या कैन ए पार्टनर escape liability under section 138 of NI Act merely by claiming retirement? ऑब्वियस क्वेश्चन समझ में आता है कि भाई मैं रिटायर हो गया, क्या मैं सारी उम्र उस फर्म की लाइबिलिटी को झेलूंगा, या फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा जिसके कारण आई स्टैंड रिटायर्ड इन द आईज ऑफ लॉ। तो कंप्लेनेंट के आर्गुमेंट्स क्या क्या थे कि जो रिटायरमेंट का जो प्रोसेस इटसेल्फ है, जो रिटायर्ड पार्टनर ने लिया है, वो इट इज एंटायरली इन नॉन कंप्लायंस विद द लॉ। कैसे कि जो रिटायरमेंट थी नॉट इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 32, सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म थी वो एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म थी। अब रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इज हैज टू follow the each and every provision of the Indian Partnership Act 1932। तो अब अगर हम चेंज इन पार्टनर्स ऑफ ए रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो सेक्शन 32, 62 एंड 63 विल कम इनटू पिक्चर, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम रजिस्ट्रार के बारे में बात करें जो कि अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आ जाते हैं, तो फॉर्म ए रहता है फ्रॉम द रजिस्ट्रार। उसके अंदर भी जो आज व्यक्ति एज अपने आप को रिटायर्ड पार्टनर बोल रहा है, लेकिन फॉर्म ए के अंदर ही वाज स्टिल ए पार्टनर। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऑब्वियस क्वेश्चन यही आएगा कि मैं जो एक रजिस्ट्रार जो कि प्राइमा फेसाए वैलिडिटी रेस कर रहा है पार्टनर्स के नाम की, उसके ऊपर रिलाई करूं, या फिर एक पार्टनर की रिटायरमेंट डीड जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, जो कि पोस्ट डेटेड है आफ्टर इशुएंस ऑफ द चेक्स के कारण, उसके ऊपर रिलाई करें। एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स ए सस्पिशियस टाइमिंग आल्सो, बिकॉज जो रिटायरमेंट डीड थी वो बैक डेटेड थी। अगर हम यू विल गेट टू नो कि जो रिटायरमेंट बोला गया कि भाई मैं 2015 में रिटायर हो गया हूं, लेकिन उसकी जो रजिस्ट्रार को अपडेटेड इंफॉर्मेशन गई वो गई अक्टूबर 2020 आफ्टर 5 years, or that too after the dishonor of the issued checks। तीसरा जो कंप्लेनेंट ने आर्गुमेंट ये लिया कि नो पब्लिक नोटिस वाज एवर इशूड बाय द रिटायर्ड पार्टनर, because as per the section 72 of the Indian Partnership Act, the person who is going to retire, he has to issue a newspaper publication of his retirement। there was no such public notice for the retirement of that particular person। अब अगर हम रिटायर्ड पार्टनर जो थे उनके बारे में, उनके डिफेंस के बारे में बात करें, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा रिटायरमेंट तो ऑलरेडी पहले था कि आई रिटायर्ड ऑन 2015 से ही मैं रिटायर हो गया हूं, और 5 साल के बाद अगर चेक किसी ने इशू करे हैं तो हाउ कुड आई बी लाइबल। फिर उन्होंने बोला कि भाई चेक्स जो थे मैंने साइन नहीं किए, सो आई एम नॉट लायबल ऑल्सो। तो अगर हम बात हाई कोर्ट लेवल पे बात करें तो ऑनरेबल हाई कोर्ट went in favor of the retired person only, because they said that the proceedings against him invalid due to the claimed retirement as well as the lack of direct involvement। So let's now understand how the honorable Supreme Court analyzed the situation। Honorable Supreme Court observed in this matter merely putting forth a resignation or the partners entering into an agreement or drafting a deed and yeah, or accepting the resignation of a partner of the firm is insufficient for discharging the liability of a partner of the firm। So this is very very critical कि अगर आप रिटायर होने जा रहे हो एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म से,
तो मेयरली अगर आपने कोई रिटायरमेंट एग्रीमेंट बना लिया, ड्राफ्ट कर लिया, या फिर दूसरे जो पार्टनर्स थे उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि ओके वी कंसिडर्ड योर रिटायरमेंट एज फुल एंड फाइनल एंड वी आर ओके विद योर retirement, then you have to be very very cautious, because you are also bound by the Indian Partnership Act 1932. You have to follow, you have to ensure that your partnership firm follow each and every process which is mandated for ensuring the retirement of a partner of a partnership firm. For example, अगर हम section 72 की बात करें, the public notice for a partner retirement in a registered partnership is a mandatory requirement, right? The Honorable Supreme Court referred to the Section 72 of the Partnership Act, which mandates the notice of a retirement. Now, look at, see what is the language or what is the outcome of a Section 72. The notice of retirement must be given to the registrar of the firms and also published in the official gazette and at least one local vernacular newspaper. So three steps needs to be taken care of if you are going to retire from a partner of a registered partnership firm. First, you have to report it to the registrar of the firms. You have to publish in the official gazette about your retirement from the partnership firm. And thirdly, the public notice must be given to at least one vernacular newspaper. For example, the area in which the partnership firm is registered, in such and such area, whatever जो न्यूज़पेपर वहाँ की लोकल न्यूज़पेपर जो पब्लिश होता है, उस न्यूज़पेपर में यू मस्ट पब्लिश ए पब्लिक नोटिस फॉर द रिटायरमेंट. अगर आपने ये स्टेप्स नहीं करे तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पार्टनर हु हैज retired from the partnership firm, right? So what does this mean is that for any partner in a registered firm, this is a clear warning. Without a public notice, your retirement is not legally complete and your liability continues. So जब आप रिटायर ही नहीं हुए in the eyes of law, how can you claim that you are not liable for a check जो कि dishonored हो गया? Check was issued by the partnership firm and it is clear in the eyes of law that all partners of a registered partnership firm are liable for a check dishonor matter. So let us now see and try to learn from the further findings of the Honorable Supreme Court. So Honorable Supreme Court also brought a very important factor which must be considered by the high courts across India, that quashing was based on disputed factual issues including the actual retirement of the partner, timing, backdated of the retirement date, compliance with the statutory procedures. So absolutely there were, these are the questions which are mixed questions of facts and law. So Honorable Supreme Court held that whenever there are mixed questions of facts and law are involved in any disputed question, right, then the Honorable High Courts must avoid for invoking the jurisdiction under section 482 of CRPC. In the words of Honorable Supreme Court, all these aspects are mixed questions of fact and law, touching on the anvil of the disputed questions, calling for proof by law of evidence, which cannot be gone into and decided in a proceeding under section 482 CRPC. So the Honorable Supreme Court further clarified that yes, in this case, section 141 of the NI Act applies. Liability under NI Act includes partners in charge of the firm affairs, even if they did not sign the check. So basically, this person is now
considered as not retired from the partnership firm. Second, and he is equally liable for all the liabilities of the partnership firm. सो अगर हम एक बार फिर से रिव्यू देखें, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन डॉक्ट्रिन्स को रीअफर्म किया है दैट लाइबिलिटी अंडर एनआई एक्ट इज डायरेक्ट इफ रिटायरमेंट इज नॉट legally complete. As we have already discussed that the certified form A from the registrar of the firms showed the accused was still a partner when the cause of action arose. Section 62 and section 63 of the Partnership Act requires updating the registrar about any changes in the partnership. Since no one has took necessary steps to exclude the name of this person from the existing partners of the partnership firm, he was still considered as a the partner of the firm. He was not considered as a retired partner. So finally the outcome was appeal was allowed. High court का जो order था वो set aside करा गया and the criminal proceeding against the retired partner restored, and the trial court was directed to proceed with the case as per law. So होगा क्या, जो अब जो NI court में he will be considered as a co-accused, and he has to face the trial of all the check bounce cases which were initiated against the firm. और अगर हम कंप्लेनेंट के एंगल से बात करें तो यस, ड्यू डिलीजेंस matters. It is very important if you are going to file a case against a partnership firm. Make sure that you file a case against all the partners, because all the partners of the firm must be included in your complaint case, right? Second is plead vicarious liability clearly. That's a fundamental of section 141 of the NI Act. Okay, show how each partner was responsible under section 141 NI Act. And thirdly, अगर by chance कोई व्यक्ति रिटायरमेंट डीड लेके आ रहा है, तो यू आर नाउ वेरी क्लियर दैट द रिटायरमेंट डीड्स, अनलेस एंड अनटिल दे आर appropriate procedures are not followed under the Indian Partnership Act, such retirement deeds have no value. एंड अगर हम एक पार्टनर के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर डज नॉट ऑटोमेटिकली एब्जॉल्व लायबिलिटी अंडर द NI एक्ट. ये जो रिटायरमेंट है, it has to be by law. You must be recognized as a retired partner in the eyes of law. If it is not there, you are going to be held liable in an NI Act. Liability may continue if the retirement is not in accordance with the Partnership Act. Mandatory public notice is essential in a registered partnership to effect the retirement. Without proper notice, retired partners may still be prosecuted under Section 138, and this judgment clarify when retired partners remain liable, because you are not considered as a retired partner of the partnership because of not non-compliance with the mandate of the Indian Partnership Act. And in case if you have any specific questions, specific queries, you can either email us, you can send us a WhatsApp message, or you can put your queries in the comment box also. We will try to respond to your queries on a priority basis. And feel free to share this video and subscribe this channel to continue to receive updates in relation to the check bounce matters. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.